Hello students, welcome in gaseous state class। आज हम मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण सिद्धांत पढ़ेंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा मैंने बताया था इसके बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण सिद्धांत। हम जानते हैं कि गैस के अणु निरंतर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनके वेग परिवर्तित होते रहते हैं। मैक्सवेल ने प्रायिकता के आधार पर विभिन्न वेगों से अणुओं का वितरण ज्ञात किया। उन्होंने वेग वितरण के लिए निम्न संबंध सुझाया: dn0/n इज इक्वल्स टू 4πm 2πRT रेज़ टू द पावर 3/2 e माइनस mc²2RT c²dc, जहाँ dn0 संपूर्ण अणुओं n का वह प्रभाग है जिसके वेग c तथा c+d के बीच में है। m गैस का अणुभार, t परमताप है। स्टूडेंट्स, c+d आपको उस ग्राफ में बताया था, तो जो पॉइंट है वहाँ हम एक पॉइंट c ले लेंगे और थोड़ी सी दूर पे cdc ले लेंगे, और फिर हम उस टाइम पे हमने जब मॉलिक्यूल की स्पीड देखी, वेलोसिटी देखी, उसके आधार पे हमने वो ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इसको हम dc से भाग देंगे तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। समीकरण 2 में 1/n dnc² वेग c वाले अणुओं को पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। समीकरण 1 व 2 मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम के गणितीय रूप है। यदि किसी गैस का अणुभार ज्ञात हो तो किसी ताप पर किसी विशिष्ट वेग वाले अणुओं का प्रभाव उपयुक्त समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ग्राफ हम देखें, ये ग्राफ एक गैस के लिए बनाया है, अलग अलग 3 टेम्परेचर पे, T1, T2, T3। यहाँ पे T1 से बड़ा है T2, T2 से ज़्यादा है T3। हमने 3 टेम्परेचर लिए हैं। तीनों टेम्परेचर पे अब हमने क्या किया, एक पे तो लिया है अणु प्रभाग, मतलब उसकी कितनी परसेंट रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, और एक तरफ हमने लिया है वेलोसिटी या वेग, हमने लिए स्पीड कह लूँ हम। अब हमने 3 टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया इनके विरुद्ध में, तो हम देखेंगे, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी प्रायिकतम वेग वाली जो ये टिप है ये हमारी नीचे होती जा रही है, पर हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है उसकी, पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं। ये क्यों कम होते जा रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे। इसको हमें यहाँ ध्यान रखना है, ये डायग्राम थोड़ा आगे हमारा डायग्राम नहीं आएगा, कि देखो पीक कम होती जा रही है, ये फ्लैटन होता जा रहा है, हमारा जो ग्राफ है वो फ्लैटन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, पर जब पीक कम होगी, जब वो फ्लैटन होगा तो नेचुरली उसकी पीक कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया हमारा बराबर है। अब यहाँ हमने प्रायिकतम वेग लिखा है ऊपर वाले को, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर मैं आपको वापस बता देती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा है वो ऊपर ये हो गया। सेकंड को औसत वेग लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ग मध्य मूल वेग की वैल्यू ज़्यादा होती है औसत वेग से, इसलिए ये वर्ग मध्य मूल होगा और ये औसत वेग होगा, ये प्रायिकतम वेग होगा। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों है। आणविक वेगों के वितरण की वक्र को चित्र में दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट होता है कि गतिहीन अणुओं की प्रायिकता नगण्य होती है। ये एक बार मैं वापस बता देती हूँ। देखो, जब शुरू में हम देखेंगे 0 स्पीड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत कम है। ऐसे ही जब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी देखो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब शुरू में और जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है दोनों के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है। गतिहीन अणुओं की प्रायिकता नगण्य होती है। 0 से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या वेग c बढ़ने पर बढ़ती है और एक उच्चतम मान पर पहुंच जाती है। इस स्थिति में अणुओं का वेग प्रायिकतम वेग कहलाता है। अधिकांश अणुओं का वेग प्रायिकतम वेग के लगभग बराबर होता है। किसी क्षण बहुत कम वेग तथा अत्यधिक वेग वाले अणुओं की प्रायिकता नगण्य होती है। ये हमने आपको बता दिया है। नाउ वेग वितरण पर ताप का प्रभाव।
अणुओं के वेगों का वितरण ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है, जैसे कि चित्र से स्पष्ट है। किसी T1 तापमान वाली वृत्त से दूसरे तापमान T2 हमारा बड़ा है T1 से, के वृत्त की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों तापों की वक्रकें लगभग एक समान हैं, परंतु T2 तापमान वाली वृत्त की चोटी उच्च वेग की ओर दाईं ओर बढ़ गई है और अधिक चौड़ी हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रयत्तम वेग के लगभग वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इन अणुओं का प्रयत्तम वेग T1 तापमान वाले अणुओं से कम है। इसी प्रकार जब तापमान T2 से T3 बढ़ता है तो वृत्त और अधिक दाहिनी ओर बढ़ जाता है, अतः प्रयत्तम वेग और अधिक बढ़ जाता है। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। निम्न व्यंजक इसकी गणना की जा सकती है। हमें पता है प्रयत्तम वेग बराबर होता है √2RT/m। अब देखो m तो क्योंकि एक ही गैस है सबका सेम होगा, r गैस कांस्टेंट होता है वो भी सबका सेम होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये भी हमारा बढ़ता जाएगा। Qualitative discussion of Maxwell distribution of velocity. Though molecule of the gases moves with very high velocity and the velocity changes because of collision within very short time span, but with the help of Maxwell distribution law and molecular kinetic energy, molecular velocity can be calculated. It can be clear to you when you study numerical problems. We will discuss numerical problems at the end of the chapter. Effect of temperature on velocity distribution. It is clear from figure that the velocity distribution of molecule in gas is influenced by a rise in temperature. At a higher temperature, the curve maintains the same general trend of distribution. However, it becomes more flattened and the peak shifted to a higher velocity region. In other words, there is more even distribution of velocities about most probable velocity, and the number of molecules having velocity near this value become more. Thus, higher the temperature, higher is the most probable velocity. Now, the collision number or collision diameter. संगठन संख्या. The kinetic theory of gases treats molecules as point masses. When two such molecules approach each other, a point is reached at which they cannot come close beyond a certain distance. The closest distance between the center of the two molecules make part in collision is called the collision diameter. It is noted by sigma. Whenever the distance between the center of two molecules is sigma, a collision occurs. The collision diameter can be determined from viscosity measurement. The collision diameter of hydrogen is 2.74 angstrom and that of oxygen is 3.6 angstrom. Student, हमें पता है अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणु सदैव गतिमान रहते हैं और वह सीधी रेखा से गति करते हैं जब तक कि अणु अन्य अणु अथवा पाद की दीवारों से ना टकराए। एक अणु इकाई समय में शुद्ध गैस के इकाई आयतन में विद्यमान समस्त अणुओं के कितनी बार टकराता है, यह संख्या उस गैस की संघटन संख्या कहलाती है। हम इसे फॉर्मूले से अभी नेक्स्ट उसमें बताएंगे आपको। ये कह रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल जब पास में आएंगे तो देखो इससे ज़्यादा वो पास में नहीं आ सकते और इन दोनों का डायमीटर कितना हो गया? सिग्मा हो गया। मतलब जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस रहती है इसकी सिग्मा की वैल्यू और ऑक्सीजन की इतनी रहती है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. Collision frequency of a gas is defined as the number of collisions taking place per second per unit volume of the gas. Let a gas contain n molecules per centimeter. From kinetic consideration, it has been established that the number of molecules n with which a simple molecule will collide per second is given by the relation this is equals to under root 2 pi VA average velocity sigma square n, yeah, where Na is the average velocity and sigma is the collision diameter. If the total number of collision
taking place per second is denoted by z. We have z is equals to under root 2 pi va sigma square n into n. This shows the collision number. Students, अभी मैंने बताया था एक अणु इकाई समय में शुद्ध गैस के इकाई आयतन में विद्यमान समस्त अन्य अणुओं में कितनी बार टकराता है वह संख्या संघटन संख्या कहलाती है। उसको हम लिख सकते हैं z1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी एंड रो स्क्वायर। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो गई और जो रो मैंने अभी आपको बोला वो हम उसका डेंसिटी लिख रहे हैं और वो उसका डायमीटर हो गया। इकाई समय में गैस में इकाई आयतन में टकराने वाले समस्त अणुओं की संख्या, चूँकि किसी भी एक टक्कर में दो अणु संदर्भ होते हैं, अतः इकाई समय में शुद्ध गैस की इकाई आयतन में होने वाली कुल ऊर्जा की संख्या Z1 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी रो स्क्वायर। ये अभी जो हिंदी में बताया वो इंग्लिश में है। सिंस ईच कॉलिजन इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर सीसी फॉर गैस विल बी डिवाइडेड। हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया ये। हैंस द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी दिस मच। इवेंचुअली द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज with increase in temperature, molecular size and number of molecule per cc. Students, ये नंबर क्या है? मतलब हमने एक डिस्टेंस ले ली, उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे उससे कितनी बार टकराएगा वो वाली चीज़ है ये। मतलब यदि हम एक इमेजिन करें कि एक मॉलिक्यूल एक छोटे से पाइप में से निकल रहा है तो क्या होगा, जिनकी डिस्टेंस ये d होगी, जिनका डायमीटर d होगा, उस मतलब उतनी ज़रूरत उसको 2d ज़रूरत पड़ेगी कम से कम, जिससे कि वो उनमें से निकल जाए। और यदि उससे कम में होगा तो वो उन मॉलिक्यूल से टकराएगा। नाउ औसत मुक्त पथ। गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु हर संभव दिशा में एक सीधी रेखा में गति करते हैं। जब कोई अणु किसी अणु से टकराता है तो उसकी दिशा तथा वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। किसी निश्चित ताप पर टक्कर से पूर्व अणु द्वारा चलाई गई दूरी गैस के दाब पर निर्भर होती है। कम दाब पर अणु दूर दूर होते हैं और उनके आपस में टकराने की संभावना अपेक्षित कम होती है। अभी जो मैंने आपको बताया, यदि वो पास पास होंगे तो टकराएंगे, अदरवाइज दूर होंगे तो उनसे नहीं टकराएगा। परंतु उच्च दाब पर अणु निकट होते हैं। हम क्या करेंगे, जब दाब बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, अणु पास पास आ जाएंगे और टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। नेचुरली जब हम एक पाइप में इमेजिन करें, यदि हम पास पास करेंगे तो वो पास पास आ जाएंगे और जब वो अणु कैसे निकलेगा, हम जो बात कर रहे हैं वो एक अणु जब निकल रहा है वो कितनों से टकरा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वह औसत दूरी जो गैस अणु दूसरे अणु से टकराए बिना तय करता है औसत मुक्त पथ कहलाती है। इसे L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। L d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय n। देखो ये डायग्राम से हम समझते हैं, जो काला किया हुआ है वो वहाँ से चला और d1 d2 d3 d4 जो उसे स्पेस मिली बिना किसी से टकराए हुए, उसे हम कहते हैं औसत मुक्त पथ। हमने क्या किया, वो जहाँ जहाँ गया उसको हमने देखो, जहाँ d1 d2 d3 dn अणु द्वारा चली गई दूरी है और n उन अणुओं की संख्या है जिनसे वह टकराता है। यदि गैस का शयनता गुणांक रो तथा p घनक d हो तो औसत मुक्त पथ को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारा फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। मीन फ्री पाथ। A very important quantity in gas kinetic theory of gas is called mean free path. At a given temperature, a molecule travels in a straight line before collision with another molecule. The distance traveled by the molecule before collision is termed free path. टकराने से पहले जो उसको फ्री पाथ मिलता है उसे हम कहते हैं मध्य मुक्त पथ, मतलब मीन फ्री पाथ।
The mean distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is called the mean free path. It is denoted by lambda. If L1, L2 be the free path of the molecule of a gas, its free path, ये हमने अभी आपको बताया था. When n is the number of molecule with which the molecules collide, eventually the molecular collision will be less at a lower pressure or lower density and longer will be the mean free path. Mean free path is also related with viscosity of the gas. Lambda is equals to coefficient of the viscosity of the gas under root 3 PD. We have already discussed. From the above equation, it is clear that by the determination of viscosity, mean free path can be calculated. At NTP, the mean free path for hydrogen is 1.7 into 10 raised to the minus 5 centimeter, and for oxygen it is 1 into 10 raised to the minus 5 centimeter. Thus, mean free path is directly proportionate to the absolute temperature. When the temperature increases, mean free path भी increases. Thus, mean free path is inversely proportionate to the pressure of the gas at constant temperature. While with the temperature increases, the distance between the molecule increases, and so the mean path will be increases because क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और दूर होने से क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, दूर होने से मीन फ्री पाथ हमारा बढ़ जाएगा, उनको स्पीड उनका उसमें से गुजरने की जगह ज़्यादा मिलेगी. आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.